लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। हिंदुस्तान का ब्रह्मास्त्र अब और भी घातक होने जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन दुश्मनों की बेचैनी को बढ़ा रहा है। वायुसेना का हवाई योद्धा सुखोई पहले से ब्रह्मोस के साथ लैस है। अब आने वाले वक्त में मिराज, मिग और तेजस पर भी ब्रह्मोस का नया वर्जन लोड किया जा सकेगा। इससे वायुसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। दुश्मनों का काल, 400 किलोमीटर तक वार, आधुनिक तकनीक और आत्मनिर्भर भारत की मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल अब नए अवतार में आने को तैयार है। इस मिसाइल के नाम से ही हिंदुस्तान के दुश्मन घबराते हैं। इसके सटीक निशाने से कोई भी दुश्मन बच नहीं सकता। इसकी मारक क्षमता की वजह से ही ब्रह्मोस मिसाइल की गिनती दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल्स में होती है। अब आने वाले वक्त में ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। वायुसेना फिलहाल सुखोई 30 फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल करती है। अब नेक्स्ट जनरेशन वाले ब्रह्मोस मिसाइल को मिराज 2000 और मिग के साथ साथ तेजस में भी तैनात करने की तैयारी है। The combination of the BrahMos on the Sukhoi 30 has really given us tremendous capability that has enhanced our firepower. It has made the deterrence value of the Indian Air Force go up by leaps and bounds. The capability of this weapon, you are all aware, and along with the upgraded BrahMos and even the forthcoming BrahMos NG, I think this will remain the primary deterrent weapon possessed by the Indian Air Force. What we are looking at is the next generation BrahMos, or a smaller version that can be fitted onto the smaller platforms like the MiG-29, the Mirage 2000 or even the LCA. ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक गाइडेड मिसाइल है, यानी एक बार टारगेट की तरफ फायर होने के बाद ये अपने लक्ष्य को नेस्तनाबूद करके ही दम लेती है। अगर टारगेट ने रास्ता बदल दिया तो मिसाइल भी रास्ता बदल कर उसका पीछा करती है। ब्रह्मोस में ऐसी कई खूबियां हैं जिनकी वजह से इस मिसाइल को भारत का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। ये मिसाइल 200 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकती है। ये 4321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। इसमें 2 स्टेज का प्रोपल्शन सिस्टम लगा है। रेमजेट इंजन इसे सुपरसोनिक रफ्तार देता है। हिंदुस्तान भविष्य की चुनौतियों को भांपते हुए अपनी तैयारियां हमेशा मुकम्मल रखता है। इसी वजह से वायुसेना को वजन में हल्के, निशाने में सटीक और घातक ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत महसूस होने लगी थी। वायुसेना ऐसी मिसाइल चाहती है जिसे सुखोई के अलावा दूसरे सभी फाइटर जेट्स में आसानी से फिट किया जा सके। ब्रह्मोस का नया वर्जन मौजूदा ब्रह्मोस से आधे ही वजन का होगा। इसे मिग, मिराज 2000 और तेजस में अटैच किया जा सकेगा। इसके डिजाइन का काम भी पूरा कर लिया गया है। साल 2024 के अंत तक इसके तैयार होने की उम्मीद है। 2025 के शुरुआती महीनों में इसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। We are always being prepared for any contingencies. The global situation has been already mentioned by the CDS, so I will not repeat that. The point is that as one of our most lethal air combat assets, the supersonic BrahMos missile has really galvanized the way we will equip ourselves with precision firepower in the coming years. And seeing the conflicts that are happening across the globe, the importance of precision, long-range firepower cannot be underscored. पिछले साल दिसंबर के महीने में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से ब्रह्मोस के एक एंटी शिप वेरिएंट का सफल परीक्षण भी किया गया। इस परीक्षण में भी ब्रह्मोस ने टारगेट पर सटीक निशाना लगाकर अपनी काबिलियत साबित कर दी थी। ब्रह्मोस मिसाइल की एक खासियत ये भी है कि ये जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है। कम ऊंचाई की वजह से ये दुश्मन के रडार में नहीं दिखती। दुनिया के सबसे आधुनिक रडार भी ब्रह्मोस को पहचान नहीं पाते। फिलहाल तीनों सेनाएं ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन का इस्तेमाल कर रही हैं।
लेकिन ब्रह्मोस का हल्का वर्जन आने से वायुसेना के तमाम लड़ाकू विमानों की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ब्रह्मोस वायुसेना का ही नहीं, थल सेना और नौसेना का भी सबसे अचूक हथियार है। हाल ही में नौसेना ने 200 ब्रह्मोस मिसाइलों के सौदे को अंजाम दिया। ये सभी मिसाइलें युद्धपोतों और फ्रिगेट्स के तौर पर तैनात होंगी। दुश्मन आसमान में हो या जमीन पर, समंदर में छिपा हो या पहाड़ों में, ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मनों को कहीं भी ढूंढकर नेस्तनाबूद करने का दम रखती है। वायुसेना में सुखोई 30 MKI के बाद दूसरे फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस के नए वर्जन को लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन एक खतरनाक मिसाइल सिर्फ वायुसेना ही नहीं, नौसेना की ताकत भी बढ़ा रही है। आने वाले वक्त में 200 ब्रह्मोस मिसाइलें नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात हो जाएंगी। इस तैनाती के लिए रक्षा मंत्रालय ने करीब 15,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी भी दे दी है। इन मिसाइलों को INS विशाखापट्टनम, INS मोरमुगांव के साथ साथ दूसरे युद्धपोतों और फ्रिगेट्स पर तैनात किया जाएगा। ब्रह्मोस नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बेहद अहम मिसाइल है। ये दुश्मनों के युद्धपोत को पलक झपकते तबाह कर सकती है। मार्च के महीने में नौसेना के कोलकाता क्लास युद्धपोत से ब्रह्मोस के सुपरसोनिक क्रूज वर्जन का परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण में भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल ने अपनी ताकत का प्रमाण दे दिया था। अपनी तेज रफ्तार, फुर्तीली उड़ान और सटीक निशाने की वजह से ब्रह्मोस जंग के मैदान में दुश्मन का काल बन जाती है। ये मिसाइल अकेले ही दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने की काबिलियत रखती है। इन्हीं खूबियों की वजह से ब्रह्मोस आज रक्षा में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करवाई जाएगी। राम मंदिर ट्रस्ट बोर्ड की बैठक में इस पर फैसला हुआ है। यही नहीं, इस खास मौके पर देश भर में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव भी मनाया जाएगा। जय सिया राम। अयोध्या में एक तरफ भगवान राम का भव्य मंदिर आकार ले रहा है, तो वहीं गर्भगृह में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंथन का काम भी शुरू हो चुका है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई और कई अहम फैसले लिए गए। ट्रस्ट की बैठक में रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने का फैसला लिया गया। प्राण प्रतिष्ठा समारोह किस दिन हो, शुभ तिथि तय करने के लिए ज्योतिष के जानकारों से सलाह ली जा रही है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष शुभ तिथि तय करने के लिए ज्योतिषियों से परामर्श भी कर रहे हैं। राम भक्तों के लिए खुशी की बात है कि प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव भी मनाया जाएगा। देश भर के मंदिरों में ये उत्सव 1 हफ्ते तक चलेगा। फिलहाल रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय तो नहीं हुई है, इसलिए प्रधानमंत्री को इस साल दिसंबर और अगले साल 26 जनवरी के बीच कार्यक्रम के संभावित तिथि के बारे में अवगत करा दिया जाएगा। एक बड़ा महत्व का निर्णय ये भी हुआ कि प्राण प्रतिष्ठा पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधारे, इसलिए उनको एक बहुत ही विनम्रता का निवेदन पत्र भेजा जाए, क्योंकि तिथि तय नहीं है कि दिसंबर और 26 जनवरी के पहले या जनवरी, उसमें जो भी अनुकूलता होगी हम आपको बताएंगे, लेकिन आप अयोध्या पधारने की कृपा करें। बस इतना ही एक निवेदन पत्र उन्हें भेज दिया जाए। आज ये मत बना है, गोविंद देवगिरी जी पत्र का प्रारूप बनाएंगे
और नृत्य गोपाल दास जी के हस्ताक्षर से वो निवेदन पत्र आगे दिया जाएगा। फिलहाल ट्रस्ट का पूरा जोर राम मंदिर निर्माण कार्य समय से पूरा करने पर है। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर और गर्भगृह का काम साल के आखिर तक पूरा हो जाएगा। राजस्थान के सफेद मकराना मार्बल का इस्तेमाल राम मंदिर की फर्श के लिए किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या के बाद अब बात हेमकुंड साहिब की करेंगे, जहां श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बार का माहौल पूरी तरह से अलग है। हेमकुंड साहिब इस वक्त बर्फ की मोटी चादरों से ढका है, साथ ही वहां पहुंचने का रास्ता भी बर्फ के बीच होकर गुजर रहा है। आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि इस बार पवित्र तीर्थ तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कितनी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ रहा है। एक ओर बर्फ को काटकर बनाए गए हैं रास्ते हैं, तो दूसरी ओर बर्फ की मोटी चादर से घिरा हुआ तीर्थ है। इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि इस बार हेमकुंड तक पहुंचने की तपस्या कितनी जटिल होगी। यही वजह है कि कई श्रद्धालुओं के लिए कई तरह की एडवाइजरीज जारी की गई हैं। जिस तरीके से वहां पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, उससे गुरुद्वारे के 4 किलोमीटर वाला दायरा बर्फ के आगोश में रह कर आ रहा है। वहीं लगातार उस बर्फीले रास्ते को काटने की कोशिश भी लगातार जारी है, जबकि ऐसी मौसमी बाधाओं को पार करते हुए श्रद्धालु जोश उनका देखने लायक है, जो इस बर्फीले माहौल में भी गुरुद्वारे जाकर मत्था टेक रहे हैं। दुनिया भर में आस्था का केंद्र रहा है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। चमोली गढ़वाल में बसे सिखों के इस पवित्र स्थल के यात्रा मार्ग पर इन दिनों काफी चहल पहल है, मगर अप्रैल और मई से हो रही बर्फबारी हेमकुंड तक पहुंचने की राह में रोड़ा बनी हुई है। 20 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए, तब से लेकर अब तक श्रद्धालु भले ही गुरुद्वारे में मत्था टेकने आ रहे हैं, लेकिन बर्फीले रास्ते को काटकर यहां पहुंचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। ऊपर से माइनस में तापमान यात्रा में रुकावट बना रहता है। तस्वीरों में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा अभी भी 8 से 10 फीट बर्फ के अंदर दिखाई दे रहा है। यही नहीं, पवित्र सरोवर भी बर्फ में समाया हुआ है। ऐसे में गुरुद्वारे जाने का रास्ता भी बर्फ की गलियों से बनाया हुआ है। वैसे अमूमन जून के महीने में ऐसी तस्वीर कम ही दिखती थी, लेकिन इस बार तो जून के आने पर भी यहां बर्फबारी का दौर जारी है। हालांकि सुबह चटक धूप खिलती है, मगर दोपहर में अंतिम अरदास के साथ ही यहां पर बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो जाता है। यही वजह है कि हेमकुंड साहिब में बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं ले रही। 4 किलोमीटर के बर्फीले रास्ते को पार कर आस्थावान श्रद्धालु गुरुद्वारे तक पहुंच रहे हैं। रास्ता कठिन है, ऑक्सीजन की कमी है, बावजूद इसके बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के चेहरे पर मंजिल को जैसे छू लेने की चाह है। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब क्षेत्र में हो रही भारी बर्फबारी को देखते हुए फिलहाल उम्र दराज लोगों और बच्चों के लिए यात्रा की मनाही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हेमकुंड साहिब की यात्रा के साथ ही उत्तराखंड में चारधाम यात्रा भी जारी है। ऐसे में पर्यावरण को बेहतर बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं, इसलिए एक सराहनीय पहल बद्रीनाथ यात्रा के दौरान जोशीमठ में हो रही है। दरअसल यहां नगर निगम ने पूरे इलाके में जहां तहां फैले प्लास्टिक कचरे को जुटाने का काम शुरू किया है, जिसे फिर रिसाइकिल के लिए भेजा जाएगा। यहाँ प्लास्टिक को अन्य कचरे से अलग कर उसको रिसाइकिल के लिए तैयार किया जा रहा। वैसे तो ये सामान्य सा दिखने वाला कदम है, मगर स्पेशल तब हो जाता है जब वेस्ट मैनेजमेंट का ये पहलू बद्रीनाथ यात्रा मार्ग से जुड़ा है। जोशीमठ नगर पालिका और सफाई कर्मचारियों द्वारा लगातार प्लास्टिक सफाई अभियान जारी है। पिछले 1 महीने के दौरान यात्रा रूट पर प्लास्टिक का कचरा जहां तहां फेंक दिया गया, जिसे या तो नदियों में बहाया जा रहा है या फिर जलाया जा रहा है। दोनों ही स्थितियां पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।
लेकिन अब यात्रा मार्ग से इसी प्लास्टिक कचरे को इकट्ठा कर रिसाइकिल के लिए भेजा जा रहा। नगर पालिका परिषद जोशीमठ द्वारा यात्रा से पूर्व भी लगातार यात्रा मार्ग और पालिका क्षेत्र अंदर सूखे कूड़े को उठाकर कम्पैक्ट किया जा रहा था और यात्रा प्रारंभ होने से वर्तमान लगभग 1.5 माह के लगभग समय व्यतीत हो चुका है। जो अधिकतर कूड़ा यात्रा मार्गों पे प्राप्त हो रहा है, बिस्लरी की बोतल, पानी की बोतल और कोक वगैरह, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इसकी बोतल हो रही है। लगभग 3 से 4 लाख से लगभग हमने इनको यात्रा मार्गों से कलेक्ट किया है और इनको हम अलग अलग छांट कर रिसाइकिल करके इसको प्रोसेस में ला रहे हैं। यात्रा मार्ग में फेंक दिए गए प्लास्टिक कचरे में खासतौर से 4 लाख से ज्यादा सिर्फ पानी की खाली बोतल उठाई गई। बता दें कि कुछ समय पहले नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भी चारधाम यात्रा मार्गों पर कचरे को इधर उधर फेंके जाने की स्थिति पर असंतोष जताया था, जिसके बाद प्लास्टिक कचरा निस्तारण को लेकर शुरू की गई जोशीमठ नगर पालिका की ये कोशिश बेशक सराहनीय है। बताया ये भी जा रहा है कि जोशीमठ नगर पालिका को इस कचरे से फाइनेंशियली काफी नफा हो रहा है। अब तक करीब 13 क्विंटल कूड़े से 1,66,000 की कमाई नगर पालिका ने की है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज तेलंगाना राज्य का 9वां स्थापना दिवस है। इस खास मौके पर राजधानी हैदराबाद को शानदार तरीके से सजाया गया। समूचा हैदराबाद तिरंगामय हो गया है। इस साल तेलंगाना अपनी स्थापना के 10वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और यही वजह है कि राज्य सरकार ने 21 दिन के राज्य के सेलिब्रेशन की तैयारी भी कर ली है। तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर राज्य की राजधानी हैदराबाद को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हैदराबाद के सभी प्रशासनिक भवन और सरकारी दफ्तर केसरिया, सफेद और हरे रंग की रोशनी में नहा रहे हैं। स्थापना दिवस के मौके पर तेलंगाना विधानसभा तिरंगे की झिलमिल रोशनी में पूरी तरह से सराबोर नजर आ रही है। 9 साल पहले 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। यही वजह है कि 2 जून तेलंगाना दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस मौके पर सार्वजनिक स्थान, स्टेशन और ऐतिहासिक इमारतें रोशनी में नहा रही हैं। केसीआर सरकार ने नए राज्य के तौर पर तेलंगाना की स्थापना के 9 साल पूरा होने के अवसर पर 21 दिनों के राजकीय उत्सव की घोषणा की है। इस दौरान कई तरह के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उधर तेलंगाना की बीजेपी इकाई भी अपने तरीके से तेलंगाना का स्थापना दिवस मना रही है। राज्य में बीजेपी के नेताओं ने इस दौरान भारत माता की तस्वीर पर फूल माला अर्पित कर जय तेलंगाना के साथ भारत माता की जय के नारे लगाए। दरअसल तेलंगाना अपनी स्थापना के 10वें साल में प्रवेश कर रहा है। इसके अलावा इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। यही वजह है कि इस बार तेलंगाना स्थापना दिवस के मौके पर सभी पार्टियों में कुछ ज्यादा ही जोश देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको ले चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां सरकार ने डल झील में शिकारे में सफर करने के लिए लाइफ सेविंग जैकेट को पहनना अनिवार्य कर दिया है। शिकारा चलाने वाले हर नाविक को अब से 3 लाइफ जैकेट्स रखना जरूरी होगा। ऐसा लोगों की सुरक्षा के लिए किया गया है, जिसे डूबने का खतरा ना हो। कश्मीर की खूबसूरत वादियों के बीच डल झील में शिकारे का लुत्फ उठाना अब रोमांचक के साथ साथ सुरक्षित भी होगा। जम्मू कश्मीर सरकार ने दरअसल डल झील में जीवन रक्षक जैकेट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। डल झील से करीब 6 किलोमीटर दूर नगीन झील और घाटी की बाकी तमाम झीलों में भी अब लाइफ सेविंग जैकेट का इस्तेमाल जरूरी होगा। शिकारे में सफर करने वाले लोगों की सलामती के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है, जिससे शिकारे में सफर करते वक्त डूबने का खतरा न रहे, साथ ही सैलानियों में सुरक्षा का भी भाव रहे। टूरिस्ट के लिए लाइफ सेविंग जैकेट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर अपन डर मन में लेके घूमेंगे तो अपने को अच्छा नहीं लगता, एक वो जो फीलिंग चाहिए वो नहीं आती। अभी बहुत बारिश चल रही है, हवा चल रही है, तो हिलने का थोड़ा रह रहा है, तो हम बार बार डर रहे थे कि कहीं गिर ना जाए। तो अगर थोड़ी सेफ्टी होगी तो अच्छा लगेगा। एक शिकारे में नाविक के अलावा 6 लोग तक सवार हो सकते हैं, यानी एक शिकारे में 6 लाइफ जैकेट की जरूरत होगी। सरकार ने एक बोट में कम से कम 3 लाइफ जैकेट रखना अनिवार्य किया है। ऐसा न करने पर जम्मू कश्मीर पर्यटन व्यापार अधिनियम 1978 के तहत पंजीकरण रद्द किया जा सकता है।
जैकेट बहुत जरूरी है, खासकर टूरिस्ट के लिए। मैक्सिमम 4 बंदे टूरिस्ट होते शिकारा में, लगभग 4 लाइफ जैकेट जरूरी होना चाहिए, क्योंकि एक जो शिकारा वाला होता है वो स्विमर पूरा होता है, लेकिन जब 5-6 बंदे इसमें हो गए तो 2 जैकेट से काम नहीं चलेगी। मैक्सिमम 4 जैकेट जरूरी होना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं लास्ट टाइम मैंने भी 4 टूरिस्टों को यहाँ पे रेस्क्यू किया था, वो हवा से वो डूब गए थे वहाँ पे, तो एक उसमें हैंडीकैप भी थी, एक बच्ची थी उनकी, वो हैंडीकैप थी, तो हम तुरंत आगे हमने उनको रेस्क्यू किया। लाइफ जैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चाहते हैं कि हर एक शिकारा वाला इसको यूज करे और टूरिस्ट को भी दे। सरकार का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब सोमवार को मौसम में अचानक बदलाव और तेज हवाओं की वजह से शिकारे में लोग फंस गए थे। ऐसे में श्रीनगर पुलिस की रिवर विंग ने तब स्पीड बोट की मदद से 21 पर्यटकों की जान बचाई थी। जाहिर है विपरीत मौसम ही नहीं, साधारण परिस्थितियों में भी लाइफ सेविंग जैकेट सैलानियों की जिंदगी के लिए बड़ा सुरक्षा चक्र साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामानंद सागर के कालजयी रामायण सीरियल में भगवान राम का भूतपूर्व किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता की भूमिका निभाने वाली दीपिका गुरुवार को मां सीता की प्राकृतिक भूमि मिथिला की धरती पर पहुंचे तो उनका वहां पर जोरदार स्वागत किया गया। दरभंगा पहुंचे अरुण गोविल और दीपिका की अगवानी शहर के विधायक संजय सरावगी ने मिथिला की परंपरा के मुताबिक पाग और चादर के साथ फूलों का गुलदस्ता भेंट करके की। दोनों कलाकार एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दरभंगा पहुंचे थे, जहां कुछ देर होटल में गुजारने के बाद सीधे दरभंगा के घनश्यामपुर गांव निकल गए, जहां वो एक उपनयन संस्कार में शामिल हुए। यहां दोनों कलाकारों को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिली। रामायण सीरियल के राम और सीता को देखकर लोग इतने ज्यादा उत्साहित देखे गए कि पूरे जोश खरोश और भक्ति भाव से जय श्री राम का नारा लगाने लगे। इस खास मौके पर अरुण गोविल और दीपिका ने मां सीता की पावन भूमि की जमकर तारीफ की। अयोध्या की तर्ज पर सीतामढ़ी में भी भव्य मंदिर बनाने की वकालत की। धरती ने जो दिया है, सीता माँ सीता को दिया है, इस विश्व को, इस ब्रह्मांड को, इस संसार को, वो अपने आप में अभूतपूर्व बात है। बहुत अनूठी देन है धरती। तो धरती बहुत अच्छी है, बहुत पवित्र है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, सीधे हैं, सीधे साधे लोग हैं, बहुत प्यार करते हैं। मिथिला का नाम जब आता है तो रामायण की यादें हमारे लिए ताज़ा हो जाती हैं, और रामायण तो आप सब जानते हैं कि हमारे बहुत दिल के करीब है। और खुशी होती है जब मिथिला में इतना प्यार मिलता है। सब लोग कहते हैं भाई हर एक बेटी के अंदर एक सीता बसी है। जैसे ही राम का मंदिर अयोध्या में हो जाएगा, मुझे लगता है सीता मणि में सीता जी का भी मंदिर हो जाएगा। भुवनेश्वर शहर की निगरानियां हाईटेक तरीके से आसमान से की जाएगी। भुवनेश्वर पुलिस ने जीपीएस लगे एडवांस ड्रोन से शहर की निगरानी शुरू कर दी है। इससे न सिर्फ असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सकेगी, बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निपटना आसान होगा। इससे वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा में भी आसानी होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रोन के इस्तेमाल से पुलिसकर्मियों की कमी की समस्या नहीं होगी। एक ड्रोन ही 5 किलोमीटर के दायरे में निगरानी का काम करेगा। असामाजिक तत्वों पर निगरानी के लिए तीसरी आंख तैनात हो चुकी है। भुवनेश्वर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जीपीएस तकनीक से लैस उन्नत ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि भुवनेश्वर पुलिस ऐसे ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है जिसमें नाइट विजन की सुविधा है, यानी रात के अंधेरे में भी असामाजिक तत्वों पर इसकी मदद से निगरानी करना आसान होगा। 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाला ये ड्रोन 5 किलोमीटर की दूरी तक हाई रेजोल्यूशन एरियल तस्वीरें ले सकता है। इससे न सिर्फ स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया जा सकेगा, बल्कि ट्रैफिक जाम की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ रैली के दौरान भीड़ को नियंत्रित करना या निगरानी करना भी अब ड्रोन की मदद से काफी आसान हो जाएगा। बड़ी बात यह है कि तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस पर काम का दबाव भी कम हो सकेगा और चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। भुवनेश्वर में हॉकी, फुटबॉल जैसे इंटरनेशनल मैच आयोजित होते रहते हैं। पुलिस के लिए ऐसे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी ड्रोन से नजर रखना आसान होगा। We are able to keep close watch on any kind of suspicious activity. So we have already started testing with one such device,
and our people are getting acquainted with it, and as we start using it in a regular manner, we will be looking forward to induct more such drones into the city. भुवनेश्वर पुलिस ही नहीं, देश के कई राज्यों की पुलिस अब कानून और व्यवस्था बनाए रखने में ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। सेना और मेडिकल क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित कर चुका ड्रोन अब खाकी का मददगार साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पंजाब देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पैदल चलने वालों के लिए राइट टू वॉक का अधिकार होगा। ऐसे में पंजाब में बनने वाली नई सड़कों, मौजूदा सड़कों के विस्तार के वक्त राइट टू वॉक को ख्याल में रखकर साइकिल ट्रैक, फुटपाथ का निर्माण भी अनिवार्य हो जाएगा। लोगों को सड़कों पर सुरक्षित चलने का अधिकार देने के लिए पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है। पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर के अनुसार लोगों को ये अधिकार देने वाला पंजाब देश का पहला राज्य है ना। ये एक्सीडेंट कम हो गए, इससे रोड ट्रैफिक भी अपन लोग पैदल निकल सकते हैं ना, साइड से कोई दिक्कत नहीं है। इससे रहता है कि पीछे से कोई भी अपन को ठोक सकता है, नहीं ध्यान दिया तो, इसलिए सही है, बहुत अच्छा काम है सरकार के लिए। एक अनुमान के अनुसार सड़क हादसों में शिकार करीब आधे लोग पैदल और साइकिल पर चलने वाले होते हैं। अलग ट्रैक नहीं होने से पैदल और साइकिल सवारों को मेन रोड पर ही चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ऐसे में हादसों का खतरा बढ़ जाता है। सड़क पर भीड़-भाड़ और तेज रफ्तार गाड़ियों से इनकी सुरक्षा को सबसे ज्यादा खतरा होता है। पंजाब सरकार का आदेश ऐसे हादसों को कम करने में कारगर साबित हो सकता है। आप कोई भी सड़क बिना पैदल वाले या साइकिल वाले जहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब जहाँ पे वो है ही नहीं तो वहाँ पे बना के नहीं, लेकिन जहाँ पे जरूरत है तो आप वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब आप सड़क का जितना अच्छे से रख रखाव करते हैं, अब आपको फुटपाथ को भी उतने ही इज्जतदार तरीके से रखना पड़ेगा। पंजाब के मुख्य सचिव ने ट्रैफिक विभाग को पिछले साल जारी किए गए राइट टू वॉक पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे राज्य में सड़क बनाने वाली और मौजूदा सड़कों को चौड़ा करने वाली एजेंसियों को फुटपाथ और साइकिल ट्रैक बनाना जरूरी होगा। कार में चलने वाला भी एक ही आदमी है और साइकिल वाला भी एक है, सो दोनों को एक इक्वालिटी, मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क रेवोल्यूशनरी चीज की है स्टेट ने, कि जहां पे हम एक्चुअली सोशल इक्वालिटी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है, बराबरी की जो बात करता है, वो हमारी सड़कों पे भी दिखाई देगी। पंजाब रोड सेफ्टी एंड ट्रैफिक रिसर्च सेंटर के ट्रैफिक सलाहकार नवदीप असीजा का कहना है कि फुटपाथ चलने के लिए है, न कि कब्जे के लिए। नए निर्देश के अनुसार जिन जिलों में फुटपाथों पर अतिक्रमण है, उन्हें स्थानीय प्रशासन हटाएगा और इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। मोहाली से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में साक्षी की बेरहम हत्या के बाद ये सवाल संजीदा हो गया है कि अगर कोई सरफरा राह चलते खूंखार तरीके से हमला कर दे तो उसे कैसे निपटा जाए। खासकर देश की बेटियों के लिए ये सवाल इस समय बेहद जरूरी है। दरअसल ऐसे सरफिरों के अचानक किए गए हमलों से बचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ बेसिक ट्रेनिंग की जरूरत होती है। देखिए इस रिपोर्ट में। जान को खतरा कभी भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, लेकिन हो जाए तो क्या करना चाहिए? ये ट्रेनिंग उसी सवाल का जवाब है। जहां खुद के बचाव की तकनीक सिखाई जा रही है। एंड देन ग्रून एरिया, जो हमारा बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसपे वो तकनीक जिससे खुद को अचानक हुए हमलों से बचाया जा सके। सेल्फ डिफेंस की तकनीक नई नहीं है, सालों से इसे सिखाया और अपनाया जाता रहा है। लेकिन हाल ही में दिल्ली में साक्षी नाम की लड़की की जिस तरह से चाकू से गोद कर हत्या की गई, उसके बाद ये सवाल हर किसी के जहन में उठ रहा है कि आखिर आम लोग अचानक आए ऐसे हालात से कैसे निपटें। जिन्होंने कराटे का प्रशिक्षण नहीं लिया है वो क्या कर सकते हैं? हमने ये सवाल उनसे ही पूछ लिया जो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं। पहला जो जगह है आपका आंख है, ये एरिया जो ऐसा होता है कि जिससे आप मार के हमलावर से आप उसको देखने का शक्ति खत्म हो जाएगा, वो पेन में रहेगा, उस टाइम वो बच सकते हैं आप। नाक हो गया, मुंह हो गया, नेक हो गया, कान हो गया, ये जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत सेंसिटिव है, ये बहुत सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं। आप यहाँ पे नेक पे पंचेस, आईज पे फिंगर्स को और नोज पे पंच,
ईयर्स पे पंच एंड ग्रूइन एरिया जो आपका लोअर बॉडी पार्ट होता है, वहां पे आप हिट करके उस सिचुएशन से निकल सकते हैं। मतलब बहुत जरूरी है कि पहले आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें, क्योंकि तभी आपके मन में ये विचार आ सकेगा कि आप खुद भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं और फिर आप बेहद आसानी से हमलावर को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं। कभी भी जब आप डिफेंस कर रहे हो, डिफेंस करने के बाद अटैक पे ये ध्यान देंगे कि हमलावर के सेंसिटिव एरिया पे आपको उसको मारना है। अंजाम क्या होगा ये सोचे बिना आप मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। सेल्फ डिफेंस पर्पस में सिर्फ अटैक इन डिफेंस नहीं आता, उसमें बहुत सारी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, सेल्फ स्टीम बूस्ट होता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग होती है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक होता है, आपका कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है। जब आपके अंदर कोई आपके अंदर किसी भी चीज का एक्टिविटी कुछ है ना, आपके अंदर ऐड ऑन है, तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए उम्र की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि खतरे भी तो उम्र देखकर नहीं आते। लिहाजा हर उम्र के लोग जब चाहें थोड़ा वक्त देकर अपनी सुरक्षा के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ बचाव की तकनीक ही नहीं सिखाई जाती, आपको बचाव के लिए तैयार होना भी सिखाया जाता है। मेरे को दिखना बंद हो जाएगा और मैं काफी पेन में हो जाऊंगा, मैं इसका गला अपने आप छोड़ दूंगा, ताकि आप अपनी क्षमता का भरपूर इस्तेमाल कर सकें। कई लोग चाहते हैं सेल्फ डिफेंस सीखना, ऐसी लड़कियां भी जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रही हैं या फिर दिन भर बिजी हैं, उन्हें लगता है कि टाइम नहीं है, टाइम कब निकालेंगे, तो कुछ घंटों की बात है और कुछ महीनों की बात है। आप ऐसी ट्रेनिंग का हिस्सा जरूर बनिए, ताकि अगर किसी पर इस तरह की कोई मुसीबत आए, भगवान न करे आए, लेकिन अगर आए तो आप तैयार हों खुद को बचाने के लिए। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष रसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। और चलिए बात कर लेते हैं नेपाल के प्रधानमंत्री की, जो 4 दिवसीय भारत दौरे पर बुधवार को यहां पर पहुंचे हैं। भारत के दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर जाकर उन्होंने भगवान भोले के दर्शन किए हैं। इस दौरान प्रचंड ने गोल्फ कार्ट का वहां पर बैठकर काफी देर तक महाकाल लोक का भ्रमण भी किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहां पर आपको बता दें कि प्रचंड के साथ नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सोद, वित्त मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जल संसाधन मंत्री शक्ति बहादुर बानसेठ समेत कैबिनेट के तमाम सहयोगी भी उनके साथ भारत के दौरे पर आए हैं। तो नेपाल के प्रधानमंत्री का ये भारत दौरा आपको बता दें बुधवार को स्टार्ट हुआ है और बुधवार को विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका स्वागत किया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात भी होने वाली है और कई अहम मुद्दों पर दोनों बातचीत भी करने वाले हैं। 68 साल के दहल के नेतृत्व में आपको बता दें एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी भारत के लिए आया है, जिसमें 100 से ज्यादा मेंबर्स भी शामिल हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं जब वो यहां पर पहुंचे, गोल्फ कार्ट पर महाकाल लोक पर वहां पहुंचे हैं और महाकाल लोक पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनके तमाम प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहे। तो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर बुधवार को भारत पहुंचे हैं। विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस वक्त ये दौरा हो रहा था उस वक्त तमाम प्रतिनिधि मंडल के मेंबर्स उनके साथ मौजूद थे। प्रचंड ने गोल्फ कार्ट पर बैठकर काफी देर तक आपको बता दें महाकाल लोक का भ्रमण किया है। साथ ही साथ प्रचंड के साथ नेपाल के विदेश मंत्री भी पहुंचे हैं। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जल संसाधन मंत्री शक्ति बहादुर बानसेठ समेत कैबिनेट के तमाम सहयोगी भी भारत के दौरे पर नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ यहां पर आए हैं।